एक ओवर स्टार्ट करें आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। देखो ये पहला क्वेश्चन है। देखो बता दूं पहले कि इनऑर्गेनिक में 17 सवाल आए थे, फिजिकल केमिस्ट्री में 17 सवाल आए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 16 आए थे। जो एवरेज लेवल था पेपर का कि जैसा नीट होता है वैसा ही है। और इनऑर्गेनिक की जहां तक बात है उसमें वो वाले चैप्टर से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से, ठीक है, जो आपके हमेशा से एक एक क्वेश्चन हर साल आते हैं उसमें से थोड़ा सा अंदर से गया है वो, ठीक है। और बाकी पेपर ऑन एन एवरेज नॉर्मल है। ये देखो हम लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ा हुआ है। इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि किसी भी ग्रुप में, ग्रुप 13, 14 और 15 में नीचे जाने पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है। अब नीचे जाओ तो सबसे लोएस्ट पे कौन है? थैलियम। तो ये दिखा सकता है +3 भी और +1 भी, बट थैलियम +1 स्टेबल है। बिकॉज इनर्ट पेयर इफेक्ट कहता है कि NH2 वाला पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग में, केवल NP1 पार्टिसिपेट करेगा। तो थैलियम +1 स्टेबल हो जाएगा, थैलियम +3 अनस्टेबल हो जाएगा, और इसलिए ये सही है। बाकी सब जगह आप देखेंगे उल्टा ऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? आइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आप सबने पढ़ा हुआ है बेंजीन टाइटोनियम क्लोराइड का क्वेश्चन है। यहां आप देख सकते हैं सबसे पहले स्टेप में क्या कहीं ना कहीं N2+Cl- रिप्लेस होगा और ब्रोमीन कहीं ना कहीं यहां पर क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। मतलब जो पहले स्टेप को हम सॉल्व करेंगे तो पहले स्टेप में आएगा आंसर इज ब्रोमो बेंजीन। एंड देन सेकंड स्टेप की बात करें तो सेकंड स्टेप में आप देख रहे हैं ग्रिग्नार्ड फॉलो किया गया है, Mg ड्राई ईथर। मतलब यहां पर क्या यूज किया गया है? ग्रिग्नार्ड। इसका मतलब क्या? ग्रिग्नार्ड RMgX। इसका मतलब क्या मुझे दिख रहा है कि यहां पर RX है, जब Mg से रिएक्शन होगी तो क्या मुझे यहां पर फेनिल पे नेगेटिव मिलेगा, R- मिलेगा। और ये R- वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या ये एसिड बेस रिएक्शन को प्रोसीड करने वाला है? इसका मतलब एसिडिक H ऐड होते ही क्या यहां पर आंसर बेंजीन आ जाएगा। एंड द आंसर इज 3। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन कंपाउंड, आप सबने पढ़ा हुआ है एल्कीन से कनेक्टेड कार्बन को हम एलाइलिक कहते हैं। तो क्या ये एल्कीन से कनेक्टेड कार्बन पे हैलाइड लगा हुआ है? इट मींस क्या मैं इसे एलाइलिक हैलाइड बोलूंगा? एंड द आंसर गोज टू आंसर इज 4। द नेक्स्ट वन इज 54 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये देखो हमने ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हुए ये बताया भी था कलर ऑफ द लिगेंड्स में कि रेड SCN, और इसका शॉर्ट ट्रिक भी बनाया था कि शनि नाम का लड़का है जिसका कहीं एक्सीडेंट हो गया होगा और ब्लड रेड बना होगा। ऐसा शॉर्ट ट्रिक पूरा मैंने 4-5 के लिए बताया था। तो देखो SCN- कहां पे अवेलेबल है? वही ब्लड रेड कलर का PPT देगा वो। अब देखो तो यहां पे केवल और केवल 2 जगह है, लेकिन ध्यान दे कॉम्प्लेक्स बन रहा है Fe+3 के साथ, और Fe+3 केवल 1 ऑप्शन में है। कैसे? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे 2 और यहां पे है -1, 2 -1 करके Fe+3 आ जाएगा, रेड कलर, ब्लड रेड कलर। अगला ये किसका क्वेश्चन है सर? एक्टिवेशन एनर्जी। आइए देखो बच्चों, आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाई गई है, तो केमिकल काइनेटिक्स में आपने देखा होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है। इसका मतलब किसी रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जरूर होनी चाहिए। अब यहां पहले ऑप्शन में क्या कहा गया? असर्शन में देखो क्या कहा गया, रिएक्शन कैन हैव 0 एक्टिवेशन एनर्जी। क्या किसी रिएक्शन की 0 एक्टिवेशन एनर्जी हो सकती है? तो यार ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो देखो आर्हेनियस इक्वेशन हमारी ये होती है, ये यदि हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो जब आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 डाल दोगे तो K की वैल्यू A के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? A का मतलब होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब जितनी कोलिजन होंगी वो सब की सब इफेक्टिव कोलिजन होंगी और सबके रिस्पेक्ट में रेट आएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। कोलिजन थ्योरी में हमने पढ़ा है कि कोलिजन 100% होती है, मगर उनमें से कुछ परसेंटेज ऑफ कोलिजन जो होती है इफेक्टिव होती है, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, और उनके रिस्पेक्ट में रेट आता है। तो इसका मतलब यार ये जो है ना, ये फॉल्स है। अब बात आई असर्शन की, रीजन की। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू सो दैट देयर एनर्जी बिकम टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये तो यार एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन लिखी है, और जब ये एक्टिवेशन एनर्जी की डिफिनीशन लिखी है तो ये ट्रू है। तो मतलब ए फॉल्स है, आर ट्रू है। ऐसा कहां लिखा है? ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी फिजिकल केमिस्ट्री का है, इसलिए हम ही सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, द राइट ऑप्शन फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस बाय द हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या होता है? कैल्शियम का ओर होता है। अब उसको हीट करोगे तो यार कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। आपको पता है वो पूछ क्या रहा है?
द राइट ऑप्शन मास ऑफ CO2। तो मैंने स्टोइकियोमेट्री में आपको एक बात बताई है, जो पूछा जाए उसका मोल अपॉन कॉफिशिएंट और जो दिया हो उसका मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर कर दो। ये पूछा जा रहा है इसलिए इसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट को पकड़ लिया हम लोगों ने। कॉफिशिएंट कितना है 1, और ये दिया है तो इसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट पकड़ लो। अब देखो 20%, 20 ग्राम का 20% प्योर है, रिएक्शन में प्योर फॉर्म करेगा। तो यार 20 ग्राम का 20% कैसे निकालोगे? ये देखो निकल आया, ये आ गया वेट। वेट कितना आ गया? 4 ग्राम। ठीक है, अब देखो जरा वेट, तो ये आपने निकाला क्या? मोल। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कितना है 1, और इधर कितना है? मोल ऑफ CO2। तो यार मोल ऑफ CO2 कितना आ गया? तो सभी बच्चों को पता है कि मोल ऑफ CO2 जो है वो मेरे प्यारे बच्चों 4 × 10⁻⁻² मोल आ गया। अब वो पूछ क्या रहा है? मोल ऑफ CO2 नहीं पूछ रहा, मास ऑफ CO2 पूछ रहा है। तो यार मोल को यदि मास में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट का मल्टीप्लाई करोगे। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 44 होता है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 16 1 16 1 17 × 10⁻⁻²। तो ये 1.76 ग्राम आ गया है। और सभी बच्चे कैलकुलेशन चेक करते जाएं, गलती हो सकती है। तो आंसर क्या आ गया? 3rd आ गया। नेक्स्ट चलिए देखिए जरा यहाँ पर बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कार्बोनिल कंपाउंड की HCN के साथ रिएक्शन, क्या ये कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? और अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर साइनोहाइड्रिन फॉर्म होने वाला है। और यहाँ पर देख सकते हैं साइनोहाइड्रिन फॉर्म किया गया है। नेक्स्ट स्टेप में जब इसने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट के प्रेजेंस में रिएक्शन की है, क्या ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस है? और अगर मैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस की बात करूं तो क्या इसका मतलब वाटर रिमूव होगा? और वाटर रिमूव होगा ड्यू टू हीट, क्या ये एलिमिनेशन को फॉलो करेगा? इसका मतलब ये इवन मैकेनिज्म के थ्रू क्या इस CN के साथ, क्या जब वाटर रिमूव होगा तो क्या वो एल्कीन फॉर्म करेगा? और बेटा CN के साथ अगर मैं वाटर की हाइड्रोलिसिस, कहीं ना कहीं वाटर यूज कर लूं, तो क्या CN हाइड्रोलिसिस के बाद, मुझे बताइएगा, CN का हाइड्रोलिसिस आप सबने पढ़ रखा है एसिडिक मीडियम में, क्या वो कहीं ना कहीं लोन पेयर कंटेनिंग को हम क्या देते हैं? H, बाकी को क्या देते हैं? OH। इसका मतलब जब 3 यहां पर OH और H ऐड होंगे तो क्या, मुझे बताइएगा जरा, 2 OH से कार्बोनिल फॉर्म होगा और 1 OH से क्या फॉर्म होगा? कार्बोक्सिलिक। इट मींस द आंसर इज यहां एल्कीन होगी और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर कार्बोक्सिलिक आ जाएगा। चलिए आंसर मैच करिए, द आंसर इज 1। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसोसिएशन यूनियन का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट पूछा हुआ है। अच्छा, पहला यूनिट है, यूनिट फॉर्म बाय द अटैचमेंट ऑफ बेस टू फर्स्ट पोजीशन ऑफ सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही ऑप्शन है। When nucleoside linked to phosphorus acid at 5th dash position, नहीं बेटा ये गलत हो गया यहां पर। इसका मतलब पहला तो आपका सही जा रहा है और दूसरा क्या जा रहा है? फॉल्स। आंसर गोज टू, आंसर इज 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, नेक्स्ट फिजिकल का क्वेश्चन है, लीजिए सर। देखो यार बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? आपको कहा गया 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है यार, बना लेते हैं, ऐसी क्या बात है। द एलिमेंट बी फॉर्म क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब यार क्यूबिक क्लोज पैकिंग का मतलब CCP पैकिंग, और CCP पैकिंग का यूनिट सेल क्या होगा? FCC। तो FCC स्ट्रक्चर है किसका? बी का। बी फॉर्म FCC। तो यार इसके एटम नंबर कितने हो गए? 4। ठीक है, अब ए क्या कर रहा है? ए ऑक्युपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल। देखो यार, यदि हमारे पास FCC यूनिट सेल है तो उसमें टेट्राहेड्रल कितने होते हैं? 8। अब 8 का 1/3, तो यार 8 का 1/3 ये हो गया। एटम के नंबर का रेशियो क्या होता है? फार्मूला ऑफ क्रिस्टल होता है। तो बस इसको रेशियो निकाल दो। तो ये रेशियो कितना हो गया जरा देखो, फिर कितना आ गया? तो फार्मूला आ गया A2B3। अब वो कह रहा है, इसका कंपेयर कर रहा है वो AXBY से। हमारा मानना है कि फार्मूला A2B3 आएगा और उनका मानना है कि फार्मूला जो है AXBY आएगा। तो यार इसको कंपेयर करा दो, तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, सम कितना हुआ? 5। तो आंसर क्या आएगा? 5 आंसर आएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो यहाँ पे बहुत सरल ये भी अगेन क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते तो ये आ जाता। हाँ, यहाँ पे ये Cu+ है। ठीक है, आओ पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑफ कॉपर +2 ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर +1। अब कॉपर +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है कॉपर +1 से,
अगर थोड़ा सा आगे पढ़े होंगे तो आपको मिल जाता। ये एक्वस सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, और एक्वस सॉल्यूशन में इसकी, अच्छा वैसे आवाज नहीं जा रही, अच्छा चलिए, तो कॉपर +2 की स्टेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर +1 में। एक्वस सॉल्यूशन में बात कर रहा है। अब देखो कॉपर +2 क्या इसकी स्मॉल साइज हो गई एज कंपेयर टू +1, क्योंकि केटाइन में मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ज्यादा तो साइज कम हो गया। अब स्मॉल साइज होने से क्या बच्चे, यहां हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ गया, और इसी वजह से इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। तो यहां पे आप देखेंगे हाइड्रेशन एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किसका है, फिर अपना ही है अगला क्वेश्चन। शायद आपको ये ना दिख रहा हो, मैं डिक्टेट करके बताता हूं। पहला दिया गया है, ए ऑप्शन में दिया गया है आपको कोक के बारे में पूछा गया है, बी ऑप्शन डायमंड के बारे में पूछा गया है, सी ऑप्शन जो है वो फुलरीन के बारे में डिस्कस्ड है, और फोर्थ ऑप्शन जो है बच्चे वो ग्रेफाइट के बारे में डिस्कस्ड है। आइए अब यहां पे एक एक करके मैं ऑप्शंस देखता हूं। पहला दे रहे कार्बन एटम और sp3, इन चारों में से देख के बताइए कार्बन एटम sp3 कहां है, तो डायमंड में कार्बन sp3 होते हैं, बहुत अच्छा। फिर दूसरा कह रहा है यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट स्लिपरी नेचर का होता है और इसको ड्राई लुब्रिकेंट की तरह हाई टेम्परेचर पर इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड एज अ ड्राई लुब्रिकेंट। अच्छा, यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, पूरा जो आपका स्मेल्टिंग ऑफ आयरन है उसमें पूरा कार्बन और कोक, कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसको लिख देता हूं मैं RA, रिड्यूसिंग एजेंट। फिर आते हैं केज लाइक मॉलिक्यूल। अब ग्रेफाइट फुलरीन में बकमिंस्टर फुलरीन होता है, केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। अब आपके पास, अब आप जब ऑप्शन में लाएंगे तो डायमंड का 1 आ गया, फुलरीन का आपके पास केज लाइक मॉलिक्यूल आ गया, ग्रेफाइट का आ गया ड्राई लुब्रिकेंट, और कोक आ गया रिड्यूसिंग एजेंट। इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए सर, ये आपका क्वेश्चन है ना, वैसे मैं ही बता देता हूं। चलिए आइए, एसर्सन कह रहा है हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। जो मॉडर्न डाइविंग एपरेटस है, गोताखोर जो यूज करते हैं, वो हीलियम को इस्तेमाल करते हैं और H2+N2 गैस, सॉरी He+N2 गैस दोनों का मिक्सचर इस्तेमाल करते हैं डाइविंग में, मॉडर्न एपरेटस में। अब ऐसा क्यों करते हैं, तो देखो हीलियम हैज अ हाई सॉल्युबिलिटी इन O2, ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। सॉल्युबिलिटी O2 में हाई होने से हीलियम नहीं इस्तेमाल हो रहा, हीलियम इस्तेमाल हो रहा कि वो आपके ब्लड में सॉल्युबिलिटी कम है। वाई रीजन उसका होगा हीलियम इज लेस सॉल्यूबल इन ब्लड, तो कोई खतरा ना हो जाए अगर आपके ब्लड में मिक्स हो जाए, इसलिए हीलियम इनर्ट नेचर का है, रिएक्शन ना करे, कोई और बीमारी ना हो जाए आपको। एसर्शन तो सही है, रीजन इज इनकरेक्ट। कौन सा ऐसा मिल रहा है कि एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अब देखो ये आपके एनसीईआरटी का 1 लाइनर क्वेश्चन है। कुछ ट्रंक्विलाइजर्स जो होते हैं वो दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बार्बिट्यूरेट्स, कौन बार्बिट्यूरेट की कैटेगरी में आता है, और 4 एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में 4 या 5 दिए होते हैं, उसमें से सबसे पहला ही वेरोनल होता है। ठीक है, और ये तो स्टेटमेंट है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये भी हमारा ही सवाल है, आते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट आपको पढ़ते हैं, हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस करता है हैवी मेटल ऑक्साइड से मेटल में। अब देखो क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट्स नीचे होते हैं उनके ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन किसको रिड्यूस करता है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे पाया जाता है, डाउन वाले एलिमेंट्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे हैं, इनफैक्ट जो हाइड्रोजन से भी नीचे हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, उनको वो रिड्यूस कर पाता है। तो ये सही तो बात कह रहा है कि यार हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल। हां, किस मेटल ऑक्साइड को करता है, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे की तरफ पाए जाते हैं। अब इसी में मैं ई ऑप्शन आपको बताता हूं, इसी का वो उल्टा लिख दिया यहां पे। अगर ये सही है तो ये गलत होगा। देखोगे, हाइड्रोजन रिड्यूसेस ऑक्साइड ऑफ मेटल दैट आर मोर एक्टिव देन आयरन। नहीं, गलत है।
हाइड्रोजन उनको रिड्यूस करेगा जो खुद रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे हैं। इनकरेक्ट पूछा था, मतलब ई आंसर होने वाला है। चलो, हेवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। हेवी वाटर रिएक्शन मैकेनिज्म में इस्तेमाल होता है, हाइड्रोजन चैप्टर में D2O में दिया हुआ है। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, स्टेटमेंट टाइप है, मतलब दिस इज करेक्ट, बट आपको नॉट करेक्ट बोलना है। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल। पूरा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, पार्शियल हाइड्रोजनेशन में हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, है ना, कि ऑयल से आप सैचुरेटेड फैट बनाते हैं, वो वनस्पति घी वाली रिएक्शन, ये यहीं पे पढ़ाया जाता है। इसका मतलब ये भी सही है। अब डी पे पढ़ते हैं, द HH बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट। ये तो कहना पाप हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन H2 बहुत, H2 जनरली रिएक्ट नहीं करता है, लो टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी टूटता नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी हाईएस्ट होती है। अगर कोई भी सिंगल बॉन्ड ले, उसमें HH की सबसे हाईएस्ट होती है, मतलब कि ये भी गलत कह रहा है, ये लोएस्ट कह रहा है, हाईएस्ट होगा। तो डी और ई जो ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन एंड वन ऑफ द गुड क्वेश्चन जो आपके हाइड्रोजन को भी इस्तेमाल कर लिया, हाइड्रोजन चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, हाइड्रोजन चैप्टर से जनरली इतना अच्छा सवाल तो नहीं बनता है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइए सर, आपका सवाल है, ये माइक टक इन कर लीजिए बस। देखो यार बच्चों, इस क्वेश्चन को ध्यान दो, ठीक है। ऐसे रद्दी सवाल तो आप बिना पेन चलाए कर देते हो, उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है ना। तो देखो क्या कह रहा है, फॉर ए सर्टेन रिएक्शन द रेट इक्वल टू Ke2 a की पावर 2b वेयर द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल। यदि A का कंसंट्रेशन ट्रिपल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने टाइम्स हो जाएगा। तो आपको बताया था कि यदि कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो, रेट डबल हो रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कंसंट्रेशन डबल करोगे तो रेट उसके स्क्वायर में बढ़ रहा है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब यार ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, ये देखो यहाँ पे 2 लिखा है, और 2 लिखा होने का मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो कंसंट्रेशन को आप जितने टाइम करोगे उसके स्क्वायर में रेट चेंज होगा। तो कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हो, ट्रिपल, तो रेट क्या होगा, इसके स्क्वायर में चेंज होगा 9 टाइम्स। तो आंसर ये है। मगर यदि कोई बच्चा चाहता है कि नहीं यार करके दिखा दो, तो कर भी देते हैं, उसमें क्या है। देखो ये हमारा न्यू रेट हुआ, आपने क्या किया, कंसंट्रेशन को ट्रिपल किया, वो भी किसके, एक बी के कंसंट्रेशन को आप कांस्टेंट रख रहे हो, तो यार ये हो गया। अब आप इस इक्वेशन को जब लिखोगे तो ये आ जाएगा। अब जब ये है तो ये इक्वेशन क्या है, ये देखो इसके बराबर है, इसका मतलब ये ओल्ड इक्वेशन आ गई। तो देखो न्यू रेट और ओल्ड रेट के बीच में क्या रिलेशन है। मगर ऐसे क्वेश्चन ना हम लोगों ने कभी क्लास में किए हैं बिना पेन चलाए, तो आज भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। तो दोनों तरह से बता दिया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिए बच्चों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, विच वन इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रो कैटलिस्ट। देखो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन चेक करनी है, इसका मतलब 2 फेज होने चाहिए, मिनिमम 2 फेज होने चाहिए। या तो यार गैस प्लस सॉलिड हो, या फिर लिक्विड प्लस सॉलिड हो, या फिर सॉलिड प्लस लिक्विड हो। ये हेट्रोजीनियस है, मिनिमम 2 फेज होने चाहिए। ठीक, अब जरा देखो कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई हाइड्रोजन, ये तो गैस हो गया, डाई नाइट्रोजन गैस हो गया, डाई हाइड्रोजन गैस हो गया, टू फॉर्म अमोनिया, अमोनिया भी मान लो गैस हो गई। ठीक है, अब इन द प्रेजेंस ऑफ ये देखो आयरन, आयरन क्या हो गया, सॉलिड। तो यार ये हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, ये तो आंसर हो गया। क्या और कोई हो सकता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस है, इनटू सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस है, ऑक्सीडेशन कर रहे हो, इसका मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हो, ये भी गैस है। और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ये भी गैस है, इसका मतलब ये होमोजीनियस कैटलिस्ट रिएक्शन है। इसी तरह ये देखो ये सब के सब इक्वस सोल्यूशन है। इन प्रेजेंस ऑफ एचाइन, एचाइन भी इक्वस है, और शुगर का सोल्यूशन भी होगा, वो भी इक्वस होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन, ओजोन गैस है, इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी गैस है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ ए होगा। नेक्स्ट सर। हाँ, अब देखो ये भी एक थ्योरेटिकल सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब देखो इसमें ना, और ये वही है स्टेटमेंट टाइप है जो बायो टाइप का क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि मैग्नीशियम प्लेज रोल इन न्यूरोमस्कुलर फंक्शन एंड इंटर न्यूरोनल ट्रांसमिशंस। अब ये जो बायो के स्टूडेंट है उसके लिए बट ऑब्वियस है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आते हैं सेकंड पे,
द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी इज 0.2 to 0.3 ग्राम। क्या होगा? आपके एनसीईआरटी में जो है वो 200 मिलीग्राम से लेकर के 300 मिलीग्राम इसका ये डेटा वाला क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है, और इसी को वो ग्राम में कन्वर्ट करके आपको दे रहा है। मतलब करेक्ट जो सवाल है वो यही है, करेक्ट जो इसका ऑप्शन आएगा। ऑल एंजाइम दैट यूजेस एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर यूजेस कैल्शियम, नहीं बेटा कैल्शियम इस्तेमाल नहीं करता है, मैग्नीशियम होगा। द बोन इन ह्यूमन बॉडी इज एन इनर्ट, नहीं भाई बोन इनर्ट नेचर का नहीं होता, नॉन इनर्ट नेचर का होता है। खैर आगे बढ़ जाते हैं, ये तो बहुत ही वैसा सा सवाल था। फिजिकल केमिस्ट्री आ गया सर, आइए। चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दो जरा। क्या है? वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग सोडियम एथेनोएट। अब देखो यार यहां नॉमेनक्लेचर यूज कर लिया है, मतलब ऑर्गेनिक भी थोड़ी चिपका दी है फिजिकल के साथ। अब हम लोग जनरली क्या लिखते हैं? सोडियम एसीटेट, मगर इसने क्या बोल दिया? सोडियम एथेनोएट। अब इसकी रिएक्शन करा दी है NaOH के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CaO। तो आप सभी को पता है, आप लोगों ने इसको एल्केन में पढ़ा है, डीकार्बोक्सिलेशन होता है। तो यार ये कार्बन, ये देखो, तो आपने क्या कर दिया? सोडियम कार्बोनेट हमारा बन गया और साथ में ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया मेथेन। वो पूछ रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको वेट बताना है जो इस रिएक्शन से रिलीज होगा। तो पहले तो ये चेक कर लो इसमें से ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन है। तो यार ये तो एक सॉल्ट है, ठीक है, वो बात अलग है कि इसका जो एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड जो है, मगर मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड ये है। इसका मतलब इसका वेट पूछ रहा है। तो सिंपल सा स्टोइकोमेट्रिक का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, बस इसमें ऑर्गेनिक यूज हुई है कि ये रिएक्शन आनी चाहिए। तो अब जरा देखो यार इसके कितने मोल है? 2 मोल, 1:1 की रिएक्शन है, यहां पर भी 1 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 है। तो मोल अपॉन कॉफिशिएंट इक्वल टू जो दिया जाए उसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट, जो निकालना हो उसके मोल अपॉन कॉफिशिएंट बराबर कर दो। तो इसका मतलब हुआ मोल ऑफ मेथेन अपॉन कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट कितना है? 1। तो मोल ऑफ मेथेन कितना आ गया बच्चों? वो आ गया 2 मोल। अब यार मोल नहीं पूछ रहा है, वेट पूछ रहा है, तो मोल की जगह वेट बना लो। तो वेट बनाने के लिए क्या करोगे? मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन 16 हो गया। तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? 32 ग्राम हमारा आंसर होगा। यदि कोई ऐसा आंसर है तो उसको हम लोग टिक कर लेते हैं, ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या आता है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, बड़ा सिंपल सा है, मतलब ये टाइम भी नहीं लगा होगा, मुझे लगता है मिली सेकेंड्स के अंदर इसका आंसर आना चाहिए। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, सबसे ज्यादा कौन बनाता है? आइए, लेकिन ध्यान दीजिए, कह रहा है सबके नोबल गैस बनने चाहिए। सोडियम नोबल गैस कैसे बनेगा? Na+ बन के नियॉन की तरह हो गया, ऑक्सीजन O-2 होके इनर्ट गैस हो जाएगा, फ्लोरीन F- बन के इनर्ट गैस हो जाएगा, और नाइट्रोजन N-3 बन के इनर्ट गैस हो जाएगा। एनाइन बड़ा होता है केटाइन से, उसमें भी जिसका मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ज्यादा उसका साइज ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से नाइट्रोजन आपके पास हो चुका है। अगला ले आते हैं, ये भी आपके एमओटी का सवाल है, इसमें मैं 2 मिनट लूंगा। N2 की बात कर रहा है, N2 का मतलब 14 इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, ये कोई शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं होगा। अब 14 इलेक्ट्रॉन में आपको पता है 2-1-2-1 सिस्टम चलता है। यहां देख लीजिए, डब्बे पे डब्बा बनाते हैं, 4 डब्बा तो हर एमओटी में फिक्स होता है। अब 2-1-2-1 सिस्टम करना है, मतलब कि आपके पास पहले पाई ऑर्बिटल आएगा, फिर सिग्मा आएगा, फिर पाई ऑर्बिटल आएगा, फिर सिग्मा आएगा। और लिखते कैसे हैं उसी से आंसर आ जाएगा। सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अगेन अब 2 स्टार्ट करोगे, सिग्मा 2s है, ये सिग्मा स्टार 2s, ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। अब जब 2 आ जाते हैं तो आप लिखते हो पाई 2px और ये हो जाएगा पाई 2py, पाई 2py, और ऊपर वाला 1 है इसलिए सिग्मा 2pz लिख दो इसको, ठीक है। ये बॉन्डिंग हो गए तीनों। ऊपर की एंटी बॉन्डिंग तो ये हो गया पाई स्टार 2px, ये हो गया पाई स्टार 2py, है ना, और ये हो जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। N2 आपको भरना है, आप भर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसमें कुछ अलग से करना तो नहीं था, आपसे इलेक्ट्रॉन भी नहीं पूछा है, पूछ रहा एनर्जी। तो सबसे छोटा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। आप देखोगे ये सब में कॉमन है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार। चेंज कहां से आ रहा है? पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, दोनों की एनर्जी सेम है, उसके ऊपर आ रहा है सिग्मा 2pz, ठीक है। उसके बाद पाई स्टार और सिग्मा स्टार आ रहा है।
अब आप बी ऑप्शन पढ़ो, सिग्मा 1s स्टार 1s 2s स्टार 2s सब में कॉमन है, लेकिन इसके जस्ट ऊपर 2-1-2-1 सिस्टम आएगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py दोनों का बराबर है। उसके बाद आ रहा है आपके पास नेक्स्ट स्टेज सिग्मा 2pz, जस्ट 2 के बाद 1 ऑर्बिटल आ गया। इसके बाद आएगा एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार और सिग्मा स्टार, और ऐसा कोई ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, केवल 2 है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखोगे क्या होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन है। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स और हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स लेक्चर 1 में पढ़ाया जाता है। ऐसा जिसमें सारे के सारे लिगेंड सेम हो उसको होमोलेप्टिक कहते हैं, और हेट्रोलेप्टिक का मतलब एक से ज्यादा लिगेंड्स हो। अब देखो यहां पे अमाइन भी है और एक्वा भी है, ये नहीं हो सकता, 2 लिगेंड हो गए। यहां देखोगे ट्राइऑक्जेलेटो है, मतलब देयर इज ओनली 1 लिगेंड, यही होने वाला है। नेक्स्ट आप देखोगे अमाइन क्लोरोनाइट्रो 3 हो गया, अमाइन कार्बोनेटो नहीं हो सकता, एक से ज्यादा हो गया। अगला, हाँ अब पूछा जा रहा है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, केमिकल बॉन्डिंग। अगेन पहले 1-2 लेक्चर से सवाल आ गया, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और कौन कौन से इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटर एटॉमिक फोर्सेस और इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस दोनों अलग अलग करके पढ़ाया जाता है। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका टेबल हम पहले ही बनवा देते हैं। और आपको याद हो तो वंडरवाल और एच बॉन्डिंग ये दोनों इंटरमोलिक्यूलर फोर्स में आते हैं। ये भी वंडरवाल है, ये भी वंडरवाल है, ये एच बॉन्डिंग आ गया। कोवलेंट इंटर एटॉमिक के अंदर आते हैं, इंटरमोलिक्यूलर नहीं होता। डिस्पर्शन इज वंडरवाल, लंदन फोर्सेस बोलते हैं लंदन। तो ये सारे जितने टिक मार्क है वो वंडरवाल और एच बॉन्ड है, यही इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होते हैं। अब आप देखोगे ए बी सी ई कहीं पे आ रहा है, तो ये 4th ऑप्शन है। अगला देख लेते हैं, हाँ बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बेटा पूछा गया है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड गिनने में ही गलती होती है बच्चों से बस, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से पूछा गया है pyridine में कितने सिग्मा है, कितने पाई और कितने लोन पेयर है। तो सबसे पहली बात है कि pyridine का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या pyridine का स्ट्रक्चर होता है कि यहाँ पर बेंजीन की तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन एक हेटेरो एटम होता है। क्या नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर होते हैं। इसका मतलब क्या यहाँ हाइड्रोजन होगा, नहीं। हाइड्रोजन कहां पे होंगे, कार्बन के पास। क्या कार्बन की 3 वैलेंसी बिजी है, इसका मतलब सबके पास क्या होंगे, एक हाइड्रोजन होंगे, जो कि सिग्मा बॉन्ड में इंक्लूड किए जाएंगे। अब चलो सिग्मा काउंट करें तो आपको दिख रहा होगा, तो 6 मेंबर तो ये रिंग है, तो 6 तो ये हो गए, 5 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 5 आपके पास क्या हो गए, हाइड्रोजन हो गए। तो मुझे बताइए 6 और 5 कितने हो गए, 11। इसका मतलब सिग्मा कितने हो गए, सिग्मा हो गए आपके पास 11 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा बात करें अगर हम पाई बॉन्ड की, क्या पाई बॉन्ड आपको दिख रहे हैं कि 3 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब कितने पाई बॉन्ड हो गए, 3 पाई बॉन्ड। और आपको लोन पेयर दिख रहा होगा, नाइट्रोजन का ही लोन पेयर है, इसका मतलब क्या यहां 1 लोन पेयर होंगे। जरा ऑप्शन देख करते हैं। आपसे पूछा गया सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड, फिर पूछा गया आपसे पाई बॉन्ड, और फिर पूछा गया आपसे लोन पेयर। इसका मतलब 4th ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट आपका, नहीं सर आप देखो बच्चों, तब तक मैं लगाता हूं, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं तो यार एक बार सॉल्व कर चुका हूं, तो मुझे तो याद रहता है। देखो, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग। पहला क्या है, एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड बाय 2 फंडामेंटल। आपको पता है फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और तीनों से कंपोज होकर एटम बनता है, इसलिए ये गलती है। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.109 इन 3, बिल्कुल 10 की पावर -31, बिल्कुल सही है। केजी में 31 जाता है, 9.10939 इंटू 10 की पावर -31 केजी, तो सही है। द ऑल द आइसोटोप्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही है। आइसोटोप की केमिकल प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है, मतलब 100% तक सेम होती है। फिर क्या कहा जाता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियन। आप लोगों ने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, न्यूक्लियन का मतलब होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं उनको न्यूक्लियन कहते हैं, तो ये भी गलत हो गया। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिग्रेटेड द एटम एज एन, ये बिल्कुल सही है यार, है ना। अब ऐसा देख लो कौन कौन सा सही है, कौन कौन है, बी, और फिर कौन है सी, और फिर कौन है ई, ऐसा कोई है बी सी ई, तो पहला आंसर हो रहा है हम लोग का बी सी ई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सर का क्वेश्चन है, बहुत फेमस रिएक्शन पूछी गई है बेटा, बहुत ही फेमस, और बार बार मैंने आपसे हमेशा क्लास में यही कहा है कि ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है। ये पहचानिए, रिएक्शन पहचानिए। रिएक्शन पूछी गई है जिंक अमलगम इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। क्या इसका नाम है, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या नाम है इसका, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन में मुझे आप बताइए क्या होता है,
क्या क्लेमेंसन रिएक्शन में कार्बोनिल कंपाउंड पूरी तरीके से CH2 में कन्वर्ट होता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं कार्बोनिल कंपाउंड, दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड किस में कन्वर्ट होने चाहिए थे? CH2 में। तो मुझे बताइए, मुझे पता कैसे चला कि 2 मोल ही लिए गए? क्या यहां हिंट दिया है 2 मोल ऑफ वाटर? इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 मोल यूज किए गए हैं। इसका मतलब दोनों कार्बोनिल पूरी तरीके से CH2 में कन्वर्ट हो जाएंगे और आंसर जो आना चाहिए वो आंसर आना चाहिए, आंसर इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसको पढ़ लो। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा तो इसको देखो। द इक्वेशन डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, वैल्यू ऑफ डेल्टा जी डिपेंड अपॉन एन। तो यार देखो, इक्वेशन ये लिखी है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात पता चल रही है कि डेल्टा जी एन के प्रोपोर्शनल है। एन क्या है? जब कोई सेल फॉर्म होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या कितने इलेक्ट्रॉन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये बात तो सही लिखी है। अब पूछ क्या रहा है, रीजन क्या है इसका? ई सेल इज ए इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड डेल्टा जी इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो ये बिल्कुल बात सही है कि ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। इसी वजह से आप सभी बच्चे जानते हैं कि हम लोगों ने इस तरह का एक क्वेश्चन किया है कि मान लो ये एक सेल है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल y है। अब इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई सेल में क्या आएगा? तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ये लिखते हो मगर ई सेल की वैल्यू यही लिखते हो। क्यों? क्योंकि ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और इसी वजह से एन पर इफेक्ट पड़ेगा, डेल्टा जी का एन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो यार सही भी है और साथ साथ में करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो दोनों के दोनों ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको पढ़ लो। A is false, both are true and R is a correct explanation of A. Next, अब जरा देखो यार, ये ग्राफ आपको बहुत बार बनाया गया है और उसी में से एक ग्राफ है मगर क्वेश्चन को थोड़ा सा भाई ने घुमाया भी है। अब देखो पूछा क्या जा रहा है, सबसे पहली बात पूछी जा रही है कि यार ये बॉयल्स लॉ का ग्राफ है, इसका मतलब T इक्वल टू कांस्टेंट होगा और इसका मतलब P इंटू V का मल्टीप्लायर कांस्टेंट होगा। और जब P इंटू V का मल्टीप्लायर कांस्टेंट है तो ये देखो यहां पर मैं आपको लिख देता हूं कि किसके किसके बीच में ग्राफ है। ये जो पहला वाला ग्राफ है ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा अच्छे से किसके बीच में है। ये देखो प्रेशर इसलिए आ रही है कि यार क्लास में ये दोनों लोग भी है, बीटी सर और सुभाष सर भी, तो हंस रहे हैं। अब मुझे क्वेश्चन दिख रहा है फोन पे। देखो पहला वाला ग्राफ जो है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। अब प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है तो यार टेम्परेचर तो वेरी नहीं कर रहा है, तो ये तो ग्राफ ही गलत हो गया ना। टेम्परेचर तो वेरी नहीं कर रहा, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है। अब इसमें आ जाओ, P और V के बीच का ग्राफ है दूसरा वाला। अब P और V के बीच का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोल बनता है, बिल्कुल सही है। मगर यार ग्राफ में इन्होंने टेम्परेचर की बात कर रखी है ऐसे, इन्होंने 3 टेम्परेचर दे रखे हैं, T1, T2 और T3 ऑप्शन बी में। अब इनका कहना है कि यार T1 सबसे बड़ा टेम्परेचर है, फिर T2 है, T3 है। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि P इंटू V ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या आएगा? एरिया आएगा। इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एरिया ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एरिया की वैल्यू क्या है? K, और K की वैल्यू क्या होती है? nRT। PV इक्वल टू nRT से कंपेयर कराया है, तो इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका एरिया ज्यादा होगा। टेम्परेचर किसका ज्यादा है? T3 का। क्यों? सबसे ज्यादा एरिया T3 के नीचे है, तो इसका मतलब टेम्परेचर T3, T2, T1 होना चाहिए, मगर यहां उल्टा लिखा है इसलिए ये गलत है। अब जो C वाला है, हाँ बच्चों ये आ गया। अब जो C वाला है उसमें प्रेशर और 1/V के बीच में ग्राफ है, प्रेशर और 1/V। अब प्रेशर और 1/V के बीच में जब ग्राफ बनाओगे तो पहले इसकी इक्वेशन बनाओ। PV इक्वल टू nRT होता है, तो इसको बच्चों हम लोगों ने ऐसे लिख लिया। ये देखो, अब y एक्सेस पे हमारे पास क्या है? P, तो ये हो गया y। x एक्सेस पे हमारे पास क्या है? 1/V। अब ये जो m है मतलब स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है? nRT। इसका मतलब ये हुआ कि यार जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसमें nRT के प्रोपोर्शनल है। अब कोई रिएक्शन तो ही नहीं है तो मोल तो चेंज नहीं होंगे, R वैसे ही कांस्टेंट है। इसका मतलब जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा।
जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। और स्लोप क्या होता है? एक्स एक्सेस के साथ एंगल। तो देखो ये इस तरह से सी ऑप्शन है। इसमें इन्होंने जो टेम्परेचर है इसको T1 कहा है, इसको T2 कहा है, इसको T3 कहा है। तो बड़ा एंगल सबसे ज्यादा किसका है? ये और ये। तो सबसे बड़ा स्लोप T3 का है। इसका मतलब टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि स्लोप की वैल्यू क्या है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आंसर क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन के ऑप्शन कैसे टफ किए जाते हैं वो यहां से सीखा जा सकता है। हम सब लोग स्कूलों में भी पढ़ते हैं, हम सब लोग स्कूलों में पढ़ते हैं कि m की वैल्यू जो होती है वो -l से +l तक होती है, और टोटल वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू जो आती है 2l + 1 आती है। अब देखो उसने क्या कहा है? द रिलेशन बिटवीन nm क्या है? द नंबर ऑफ, ठीक है, परमिसिबल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका मतलब इसकी वैल्यू उसने nm दे दी है। अब पूछ क्या रहा है? फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर, l की गिवन वैल्यू के लिए m की वैल्यू जो है nm है, तो रिलेशन बताना है बस। तो यार देखो 2l + 1। अब उसने ऑप्शन ऐसे नहीं लिखे हैं जैसे आपको परेशान किया जा सके, तो यार इसको इधर लाओ और ऐसे कर दो। l की वैल्यू क्या आ रही है? nm - 1 / 2। ये देखो nm - 1 / 2, ये आंसर। और यहां पर देखो ऑप्शन में आपको फंसाने की कोशिश की गई है। यहां पर l होता है, इसने क्या किया? यहां l लिख दिया, यहां m लिख दिया, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है ना? तो कभी कभी बच्चे इसमें धोखा खा जाते हैं। हाँ, ये भी क्वेश्चन मेरा, ये देख लो, सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेंटीमोलर सोल्यूशन ऑफ KCl एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज दिस। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है यार? कापा होता है। तो कापा इक्वल टू होता है 1/r इंटू सेल कांस्टेंट। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसे कैसे पूछा जा रहा है। कापा की वैल्यू भाई ने डायरेक्ट दे दी है, ये देखो 1/r, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द सेल वो आपको दिया है कितना? 60। और सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है। अब तो क्या है, कट्टम काट खेलना है, खेल लो यार, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई में मार दो। तो जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो आंसर क्या आएगा। ठीक है, 2 0 कर दिए, 6 का मल्टीप्लाई किया 1 12, ठीक है, और ये आ गया 0। अब कितने पॉइंट? 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो मेरे हिसाब से वैल्यू आई ये। क्यों बच्चों, सही है? इधर से लेना ना, 1 2 3 4। बीटी सर कह रहे हैं सर उल्टा हो गया, इधर से लीजिए। तो थैंक यू सर हेल्प करने के लिए। तो देखो आंसर क्या आ रहा है? 1.26 सेंटीमीटर के आसपास आंसर आ रहा है। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का है, तो सर सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों लगे रहिए बेटा, साथ साथ लगे रहिए। ठीक है, देखिए रिएक्शन कैसे की गई है? रिएक्शन की गई है अल्कोहल की HBr के प्रेजेंस में रिएक्शन। बात बताइए मुझे, अल्कोहल के पास क्या है? ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे। इसका मतलब क्वेश्चन कुछ इस तरीके से मैं ड्रॉ कर देता हूं। क्वेश्चन एग्जैक्टली है कुछ ऐसा, प्लस HBr से रिएक्शन की गई है। मुझे बताइए क्या लोन पेयर कंटेनिंग ऑक्सीजन अपना लोन पेयर जैसे ही H+ को डोनेट करेगा, क्या ये वाटर फॉर्म में रिमूव होना चाहिए? और जैसे ही वाटर फॉर्म में रिमूव होगा, क्या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन यहां फॉर्म होना चाहिए था? लेकिन क्या ये कार्बोकैटायन स्टेबल पोजीशन पे? नहीं। इसका मतलब स्टेबल पोजीशन पे क्या ये शिफ्ट करेगा, और जैसे ही शिफ्टिंग होगी क्या इसकी शिफ्टिंग 1 हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा, और 1 हाइड्राइड शिफ्ट करके क्या ये फाइनली एक स्टेबल कार्बोकैटायन में फॉर्म हो जाएगा? देन क्या यहां पर Br नेगेटिव जो कि रिमूव हुआ था, अब बताइए इसको क्या करना चाहिए था? न्यूक्लियोफिलिक अटैक। इसका मतलब क्या ये Br नेगेटिव एज SN1 रिएक्शन की तरह अटैक करना चाहिए था, और फाइनल आंसर एक टर्शरी ब्रोमाइड आना चाहिए। ध्यान से देखिए, टर्शरी ब्रोमाइड से रिलेटेड रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट? सेकंड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है, मेरा ही है, पॉलीमराइजेशन का, पॉलीमर का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया बेटा, नियोप्रीन। याद करिए नियोप्रीन का क्या था? क्लोरोप्रीन। याद है आपको क्लोरोप्रीन? इसका मतलब क्या क्लोरोप्रीन को हम डाइमराइज करते हैं तभी यहां पर बनता है। और होता क्या है? क्लोरोप्रीन होता है 2 क्लोरो 1,3 ब्यूटा डाइइन। क्या यहां पर आंसर क्लियरली दिख रहा है? आंसर इज 3।
तो पूरे पूरे क्वेश्चंस बेटा एनसीईआरटी पे लाइन टू लाइन आ रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर इनऑर्गेनिक है, पीटी सर आ रहे हैं। हाँ भाई मैं आ गया हूं। आप पढ़ा देते हैं। कह रहे हैं कि ऐसे कौन से कंपाउंड्स है यहाँ पे जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सेंट्रल एटम के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजिंग दे दिया ऑप्शन, ठीक है। पहला देखते हैं अमोनिया, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, कैसे? तो 3 तो बॉन्ड पेयर बना रहा है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, और जब 3 बॉन्ड पेयर बना रहा है एक लोन पेयर की वजह से 8 इलेक्ट्रॉन यहां हो गया। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, कह रहा है। अच्छा, नॉट पूछा है, ध्यान दीजिएगा। नॉट किसके पास 8 नहीं है, इसके पास 8 है। AlCl3 यार एल्युमिनियम, हमने इसका डाइमर भी पढ़ा था, Al2Cl6 क्यों बनता था? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। 3 ही बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं होता है, खासकर एक वैकेंट ऑर्बिटल और होता है। 3 बॉन्ड पेयर 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है, मतलब एक तो हमें आंसर मिल गया, 8 नहीं है। BeCl2 अगेन भाई इसके पास भी 2 ही बॉन्ड पेयर है, मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। CCl4 में 4 बॉन्ड बन रहे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होना है, इसको भी इग्नोर करते हैं। PCl5 वाले में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन PCl5 कितनी बार हमने पढ़ा है? कम से कम 10 बार, 10 से 12 बार तो हमने कम से कम प्रैक्टिस में, टेस्ट में कहीं ना कहीं ले लिया होगा। 5 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर है नहीं, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहां भी 8 नहीं है, तो ये भी आपको काउंट करना है। तो आपके पास टोटल 3 आएगा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। हाँ, लुईस एसिड कौन है? अभी अगर क्लास 9th भी अच्छे से पढ़ी हो तो भी सवाल हो जाएगा, इसमें मेरी और 11th 12th पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। लुईस एसिड कौन है जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो और जो एक्सेप्ट कर पाए? तो यार यहां पे तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये तो डोनेट करेगा -4, ये नहीं हो सकता। अमोनिया के पास लोन पेयर है, डोनेट करेगा, एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वाटर के पास 2 लोन पेयर है और ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ये भी नहीं कर सकता। लेकिन क्या BF3 में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है? क्या यहां पे एक्सेप्ट कर सकता है? क्या यही लुईस एसिड का आंसर है? आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये तो यार एस ब्लॉक, जिसने एक बार कहीं से वन शॉट किया, कुछ भी पढ़ा होगा, ये तो हर जगह बताया जाता है। आइए एसर्शन पे पहले पहुंचते हैं। मेटेलिक सोडियम डिसॉल्व्स इन लिक्विड अमोनिया। पूरा सोडियम जो है वो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके डीप ब्लू सॉल्यूशन बनाता है। व्हाई? बिकॉज उसके पास एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी होता है, क्योंकि उसके पास एक अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन भी होता है। होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका जो कोफिशिएंट है उसको लिखते हैं x+y, ठीक है ना। इसका जो कोफिशिएंट होता है वो होता है x+y। अब ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, MnH3 प्रोडक्ट लिखता हूं और इलेक्ट्रॉन NH3 ये बनता है। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो पैरामैग्नेटिक होगा, जो कि यहां लिखा हुआ है कि सर ये पैरामैग्नेटिक होगा। और इसी पैरामैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर आता है। लेकिन रीजन में कह रहा है अमाइड फॉर्मेशन से कलर आता है, नहीं। बहुत लंबे समय तक अगर मैं इस सॉल्यूशन को छोड़ दूं तो H2 गैस हटा देता है और अमाइड बन जाता है। लेकिन अमाइड की वजह से कलर आता है, ये सही नहीं है। कलर हमेशा इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा, और वही अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। तो असर्शन तो आपका सही था, बट रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज इनकरेक्ट। आगे ये आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये क्वेश्चन काफी सारी रिएक्शंस को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। तो पूछा गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज विल नॉट गिव प्राइमरी एमाइन। पहली बात तो ये कौन नहीं देगा, इस पर ध्यान देना है। यस आंसर नहीं पूछा गया, नॉट करेक्ट पूछा गया। सबसे पहला बात करते हैं, क्या ये रिडक्शन है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। याद करिए रिडक्शन करने पर क्या एक अमाइड का लिथियम एल्युमिनियम के साथ रिडक्शन करने पर क्या यहां पर RCH2NH2 बनता है? बिल्कुल सही बात है। क्या RCH2NH2 को देखकर हम समझ सकते हैं ये 1 डिग्री अमाइन है? लेकिन आपसे नॉट पूछा गया तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड की बात करें, क्या सेकंड रिएक्शन में Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, एमाइड की Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, क्या ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है? याद करिए क्या कार्बोनिल पूरी तरीके से रिमूव होता था? क्या यहां पर फॉर्म होने वाला है CH3NH2? और ध्यान से देखिए बेटा ये भी एक 1 डिग्री अमाइन है, तो यहां पर ये भी आंसर नहीं जाएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, CH3CN, क्या CH3CN का रिडक्शन करने पे, आपको पता है रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या यहां पर मैं हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो मुझे बताइएगा क्या यहां CH3
CS2 NH2 बनना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी एक 1 डिग्री अमाइन फॉर्म कर रहा है। चलो फोर्थ ऑप्शन में क्या किया गया है, CS3NC। बेटा CS3NC को आप जब रिड्यूस करेंगे ना तो ये फिर 1 डिग्री नहीं बनाएगा, फिर ये 2 डिग्री बनाएगा। तो आपसे पूछा ही गया था विल नॉट गिव प्राइमरी अमाइन, तो बताइए कौन नहीं देगा? आंसर इज 4। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सर्कल। बच्चों फिर से आ गया हूं मैं, है ना। देखो क्या है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगेन ये डी ब्लॉक 2 चैप्टर में तो बहुत, देखो इनऑर्गेनिक में ना आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट आ गया, लेकिन पेपर एवरेज लेवल से थोड़ा सा ऊपर जरूर है। कोई भी टॉपिक, एक तो बहुत ही सरल पूछ लिया लुईस एसिड वगैरह, और अगर जहां से पूछा है ना एकदम डेप्थ में जाके पूछा है, तो अगर एनसीईआरटी पढ़ी है, जो हम बार बार आपको पूरे साल भर फोकस करते रहे एनसीईआरटी, तो सिलेक्शन हो गया होगा। आइए बात करते हैं, ऑल ट्रांजिशन मेटल्स एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर आयनिक। जो पूछा गया है विच आर इनकरेक्ट। एक तो इनऑर्गेनिक में 17 सवाल में से 7 इनकरेक्ट है या नॉट करेक्ट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑल द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम, स्कैंडियम को छोड़ के बाकी सारे मोनोऑक्साइड बनाते हैं जो आयोनिक है। एग्जैक्टली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि मेटल्स है और मेटल्स की टेंडेंसी आयनिक बॉन्ड बनाने की होती है। ये तो सही है, ये आंसर नहीं होगा हमारा। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप, कह रहा है कि अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि स्कैंडियम +1 से चालू होगा, स्कैंडियम +3 से यहां चालू हो रहा है, और कह रहा है Mn+5 तक जाके हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। Mn+7 तक यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, Mn+7 है, यहां पे निकालेंगे स्कैंडियम +3 है, जो कि एकदम सही है कि Mn+7 तक हाईएस्ट होता है और यहां से इंक्रीज होना चालू होता है। +3 +4 +5 +6 +7, क्रोमियम +6 वाला हाईएस्ट होता है। तो ये भी सही है, जो कि हमारा आंसर नहीं है। लेकिन सी ऑप्शन पढ़ते ही दिमाग में चमकेगा कुछ। ये कह रहा है वैनेडियम यहां +3 में है, वैनेडियम यहां +4 में है, और वैनेडियम यहां +5 में है। और हम हमेशा पढ़ते हैं कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर। लेकिन ये कह रहा है बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, जो कि रॉन्ग है, यही इनकरेक्ट है। ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज लिखता तो सही था। मतलब हमारा जो ऑप्शन होना है वो सी होना है। डी पढ़ लेते हैं। V2O4 एसिडिक मीडियम में VO3- देता है, रॉन्ग। अगर आपको ये इंटेक्स्ट का DNF ब्लॉक का क्वेश्चन है, जो V2O4 है वो अगर आप एसिडिक मीडियम में डालते हो तो बेटा वैनेडियम VO+2 बनाता है, वैनेडियम +4 में वो जाता है, V2O4 डिसॉल्व होकर वैनेडियम VO+2 में बनाता है। ये भी इनकरेक्ट है, मतलब कि हमारे काम का है, सही है ये। CRO is basic but Cr2O3 is amphoteric. This is correct. CRO जो होता है वो बेसिक होता है, CrO3 हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक हो गया, और जो ये स्टेटमेंट दिया गया है Cr2O3 एम्फोटेरिक होता है। भाई कम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो बेसिक, बीच का है तो एम्फोटेरिक, हायर कर दो एसिडिक। मतलब ये सही है लेकिन हमारे काम का नहीं है। सी एंड डी कहीं चमक रहा है तो ये ऑप्शन 4 है। आगे बढ़ जाता है, नेक्स्ट। हर बार नीट ने एचआई का क्वेश्चन पूछा है, एचआई हर बार पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान ये रखना होता है यहां पर कि कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू ये फॉलो करेगा। क्या मुझे दिख रहा है कि क्लियरली ये कहीं ना कहीं बेंजाइलिक कार्बोकैटायन फॉर्म हो सकता है? इसका मतलब क्या ये SN1 को फॉलो करना चाहिए? और जब SN1 को फॉलो करना चाहिए तो आप बताइए बेटा, जहां कार्बोकैटायन फॉर्म होता है क्या मुझे वहीं पर हैलाइड का अटैक कराना चाहिए? इसका मतलब क्या कहीं पर ये बॉन्ड क्लीवेज होना चाहिए? और बॉन्ड क्लीवेज जब ये होगा, इसका मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग को आप क्या देंगे? हाइड्रोजन, और कार्बन कंटेनिंग को क्या देंगे? आयोडीन। अब आंसर आप चेक करने में बिल्कुल गलती ना करें बेटा, आंसर चेक करते ही आपको समझ में आएगा। ये फोर्थ ऑप्शन में आपको दिख रहा है बेंजाइल हैलाइड, और बी ऑप्शन में क्या दिख रहा है? फिनॉल, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन के बीच में कौन सा रिलेशन सही होता है। तो यार ये डायरेक्ट फार्मूला है, और हर बच्चे का क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये सही हो गया होगा। DH = DU + ΔNG हम लोग पढ़ते हैं। अब इसमें से देख लो यार, DH = DU + ΔNG कहां लिखा है? ये है नहीं, ये है नहीं, ये देखो लिखा है। तो बस ये हमारा आंसर हो गया।
हाँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड लाइज इन वन यूनिट सेल ऑफ एफसीसी। एफसीसी यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वाइड बच्चों कहां कहां मिलता है? तो यदि आप देखो कि ऑक्टाहेड्रल वाइड आपको मिलता कहां कहां है, तो मिलता है सेंटर ऑफ एज लेंथ के सेंटर पर। और यदि कोई भी एटम एज लेंथ पे है तो वो 1/4 पार्ट में डिवाइड होता है। कोई भी एटम यदि एज लेंथ पे है तो 1/4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, कोई भी एटम यदि फेस पे है तो वो 1/2 पार्ट में डिवाइड होता है। और कोई भी एटम यदि कॉर्नर पे है तो यार बच्चों वो 1/8 पार्ट में डिवाइड होता है। अब यार वो वही तो पूछ रहा है कि यदि कोई ऑक्टाहेड्रल वाइड एज लेंथ पे है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा एटम के यूनिट सेल के अंदर? 1/4। इसलिए आंसर इज 1/4। क्लियर है? अब जरा देखो यार, ये क्वेश्चन जो है वो सर बताएंगे। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है और ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का सवाल है। आइए देखते हैं। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेशन, जो कि गलत है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं, न्यूट्रिएंट एफिशिएंट आप कह लो। क्या होता है, जब पानी में, वाटर बॉडीज में जब बहुत सारे वो पौधे उगाते हैं, जिसको आप कहते हैं कमल के पौधे वो उगे हैं और हरी भरी पत्तियां उग जाती हैं, उसी को हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। ठीक है ना? तो पेड़ पौधे का पानी में एक्वेटिक सिस्टम में उगना इज यूट्रोफिकेशन, लेकिन ये कह रहा है न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट, ये तो गलत हो गया। फिर आते हैं, यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल। जब बहुत सारे पेड़ पत्तियां उसमें उगेंगे तो उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा। भाई ऑक्सीजन इस्तेमाल होगा तो वाटर लेवल, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। अब ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, जो कि सही है। ऐसा केवल वन स्टेटमेंट है। अगला क्वेश्चन आपके पास ऑर्गेनिक का है। यस, आइए सर। ध्यान से देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशन। ये भी डिहाइड्रेशन का क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए, एसिडिक कंडीशन कहीं ना कहीं ये H+ के प्रेजेंस की बात कर रहा है, और मुझे बताइए अल्कोहल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप H+ के प्रेजेंस में क्या वाटर रिमूव करेगा और कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। और कार्बोकैटायन जितना स्टेबल होगा, क्या कहीं ना कहीं वही जल्दी डिहाइड्रेशन होगा, उसका फास्ट डिहाइड्रेशन होगा। तो मुझे बताइए, अगर मैं पहले ऑप्शन में वाटर को रिमूव करता हूं तो क्या पॉजिटिव की डिस्टेंस NO2 से काफी डिस्टेंस पे है? इसका मतलब NO2 क्या है? NO2 एक विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, और विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा, वो दूर से कर रहा है, तो क्या पॉजिटिव वहां सबसे स्टेबल होना चाहिए। अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो NO2 की जो पोजीशन है ना, वो OH से बहुत पास है। इसका मतलब उसका विड्रॉइंग इफेक्ट ज्यादा शो होगा, तो क्या वो पॉजिटिव अनस्टेबल हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन की बात करें, थर्ड ऑप्शन में OH है लेकिन डिस्टेंस पास है। ये इंडक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया बिल्कुल। इसका मतलब OH एक रिमूव तो होगा, लेकिन क्या दूसरे OH का -I पास से विड्रॉ कर रहा है, तो क्या ये भी उस पॉजिटिव को अनस्टेबल करेगा। जरा फोर्थ ऑप्शन की बात करें, फोर्थ ऑप्शन में OH रिमूव तो होगा, लेकिन इन सब में 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, और ये क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो बताइए, इन सारे ऑप्शंस में सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन क्या पहले ऑप्शन में बनेगा। इसका मतलब कौन जल्दी डिहाइड्रेटेड होगा? फर्स्ट ऑप्शन। इस तरह भाई आपको इसमें हमने बताया था ना लास्ट में कि लास्ट टाइम रिवीजन करके चले जाना, और उसमें बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था ऑक्सो एसिड पढ़ के जाना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हेलोजन का। आ गया ना? आओ अब बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की तरफ। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है H2S2O8। ये है ए ऑप्शन। अब इसका स्ट्रक्चर आपके सामने बना देता हूं मैं। 2 सल्फर होंगे, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो हमेशा लगता है सल्फर के ऑक्सो एसिड बनाने में। एक एक OH दोनों तरफ सेटिस्फाई हो जाएंगे। 6 ऑक्सीजन आ चुके हैं और 2 ऑक्सीजन बीचों बीच लग जाएंगे। अब अगर आप सी ऑप्शन से इसको मैच कराओ तो 2 SOH बॉन्ड, एक लेफ्ट एक राइट में, 4 S डबल बॉन्ड हो, 2 ऊपर 2 नीचे में, 1 SOOS, मतलब यहां पे पेरोक्साइड लिंकेज है, इसीलिए तो पेरोक्सो बोला गया है। कॉमन सेंस भी यूज करते हैं ना, पेरोक्सो पेरोक्साइड तो केवल यही था, SOOS केवल पेरोक्साइड यही दिख रहा था। तो ए का तो 3 हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड में बी ऑप्शन यहां बना रहा हूं। आप सबको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, 2 SOH बॉन्ड है और 2 S डबल बॉन्ड O है। 2 SOH है और 2 S डबल बॉन्ड O है। मेरे हिसाब से बी का आपके पास 4 आ गया है।
पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सी ऑप्शन वो होता है H2S2O7, यानी कि ओलियम जैसे स्ट्रक्चर को पढ़ते हो, और यहां पे ऑक्सी लिंकेज होता है H2S2O7, दिस इज द ऑक्सी लिंकेज, ये रहा OH। अब आ जाओ, आपके पास कहां चमक रहा है, क्या ये पायरो वाला यहां पे है, 2 SOH है लेफ्ट राइट में, 4S डबल बॉन्ड हो, 2 ऊपर 2 नीचे, 1 SOS बॉन्ड है बीचों बीच में, इतने से ही, और बचा हुआ इसको सीधा सीधा आप मैच कर दीजिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, A का 4 कहां पे है, A का 4, A का 4 कहां पे है, A का 3 है, नॉट 4, A का 3 है, A का 3 दो जगह है, फिर आते हैं B का 4 है, B का 4 यहां भी और यहां भी है, फिर C में आते हैं 1, तो C में 1 यहां है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये आपके पास ऑर्गेनिक का सवाल है। चलिए बेटा क्वेश्चन करते हैं। टॉलेंस रिएजन, फैलिंग टेस्ट, इन सबसे क्वेश्चन आता ही आता है। ये बिल्कुल आप ध्यान से देखें तो आपको ये सिल्वर मिरर टेस्ट दिख रहा है, टॉलेंस रिएजन। मुझे बताइए एल्डिहाइड और कीटोन में किससे पॉजिटिव टेस्ट देता है, एल्डिहाइड के साथ। और होता क्या है, क्या ये एल्डिहाइड कहीं ना कहीं ऑक्सीडाइज हो सकता है, बट कीटोन इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसीलिए पॉजिटिव टेस्ट एल्डिहाइड के साथ देता था, बट कीटोन के साथ ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता था। तो मुझे बताइए अगर मैं रिएक्शन को प्रोसीड करूं तो क्या कीटोन एज इट इज लगा रहेगा, बट ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, तो एल्डिहाइड किस फॉर्म में ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलिक फॉर्म में। तो मुझे बताइए किस ऑप्शन में आपको कीटोन एज इट इज दिख रहा है और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हुआ है, इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी ऑर्गेनिक का ही क्वेश्चन है, इसमें 3-4 स्टेप की रिएक्शन पूछी गई है, जिसमें रिडक्शन भी है, एलिमिनेशन भी है, और लास्ट में रेडिकल मैकेनिज्म भी यूज किया गया है, और आपने पढ़ भी रखा है रेडिकल मैकेनिज्म में, बहुत इजी रिएक्शन आई है। सबसे पहले स्टेप की बात करें तो क्या सबसे पहले स्टेप में CH3CHO जब रिड्यूस होगा, पहले स्टेप में क्या रिड्यूसिंग एजेंट, जब ये रिड्यूस होगा तो क्या एल्डिहाइड कहीं ना कहीं अल्कोहल में रिड्यूस होगा, इसका मतलब है मैंने बना दिया अल्कोहल। क्या सेकंड स्टेप में इस अल्कोहल के साथ एलिमिनेशन रिएक्शन यूज की गई है, और एलिमिनेशन रिएक्शन यूज करके क्या ये अल्कोहल डिहाइड्रेट होगा, और डिहाइड्रेट होके क्या कहीं ना कहीं एक एल्कीन फॉर्म करेगा। अब बात करते हैं इसके थर्ड स्टेप की। क्या थर्ड स्टेप में इसने EAR इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को यूज किया है इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो क्या ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यूज करके क्या ये इथाइल ब्रोमाइड बना देगा। और लास्ट स्टेप में इसने सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर यूज किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वुड्स फिटिक रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि एक एरोमेटिक हैलाइड के साथ यूज किया गया। अगर मैं इसे ही डाइमराइज करता तो क्या वो वुड्स रिएक्शन होती, और अगर मैं इसे डाइमराइज करता तो क्या वो फिटिक रिएक्शन होती, बट इन दोनों को डाइमराइज करेंगे तो क्या रिएक्शन वुड्स फिटिक होगी। इसका मतलब जब मैं इथाइल और ब्रोमोबेंजीन को डाइमराइज करूंगा तो आप ध्यान से देखिएगा, क्या ब्रोमीन यहां से रिमूव होगा और यहां से रिमूव होगा, यहां के 2 कार्बन यहां का बेंजीन ऐड होके क्या ये इथाइल बेंजीन, इसका एप्रोप्रिएट आंसर आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सर क्या है, अब इसमें क्या है बच्चों, ये स्मेल्टिंग ऑफ आयरन का क्वेश्चन है ना, ये स्मेल्टिंग ऑफ आयरन का क्वेश्चन है, और उसमें 4 जोन्स होते हैं, कंबशन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन, रिफाइनिंग। तो अब देखो कह रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विच डू नॉट टेक प्लेस, 17 में से 7-8 ऐसे हैं जिसमें डू नॉट और इनकरेक्ट है। 900 केल्विन से 500 केल्विन में कौन नहीं आता है। तो अब देखोगे ये स्लैग फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, लेकिन ये वाली रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड ये 900 से 500 केल्विन वाले में टेंपरेचर में नहीं आता है। बाद बाकी ये दोनों के दोनों, ये सारे के हैं जी, सब 900 से 500 केल्विन में आते हैं। नेक्स्ट, और ये टेंपरेचर जो है इसमें एक्सप्लेन कैसे करें, ये तो एज इट इज आना ही आना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सर, ये शायद आपका है सर। देखो बच्चों, आप लोगों को हर बार मैंने एक ही बात बताई है कि सरफेस केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन पेपर में आउट होता है, और आउट भी कहां से होता है, कोलाइडल से होता है। यदि आप सभी बच्चे ध्यान दें तो हम लोग ने जो परिवर्तन सीरीज की थी, तो परिवर्तन सीरीज में ये बात चिल्ला के बताई थी कि यार इस टेबल से एक क्वेश्चन आता है, और वो देखो टेबल का ही क्वेश्चन है। वो क्या पूछ रहा है, ये किस तरह का एग्जाम्पल होगा। तो होता क्या है, होता यह है कि सॉलिड सॉल का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। इसमें सॉलिड सॉल का एग्जांपल होता है, डिस्पर्स्ड फेज जो होता है वो गैस होता है, और डिस्पर्सन मीडियम जो होता है वो सॉलिड होता है। इसी वजह से इसको सॉलिड सॉल बोलते हैं। और ये टेबल में बताइए, जो लेक्चर स्टार्ट होने पर जो टेबल बनती है ना, उसमें ये है। नेक्स्ट, ओ सॉरी, हाँ इसके बाद ये तो ये बड़ा अच्छा सवाल है,
और बातों बातों में जब इनऑर्गेनिक आप कहीं भी पढ़ते हैं तो ये सुन ही लेते हैं। कह रहा है कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है, और अगर आप कॉमन सेंस या ऑप्शन भी छांटते और ऐसी वीडियोस देखी होंगी तुक्का कैसे लगाएं उससे भी करेंगे तो आ जाएगा। होगा क्या, यहां पे मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहां भी सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, यहां भी सारे मोनोडेंटेट लिगेंड है, एक ही ऑप्शन है जहां बाइडेंटेट लिगेंड है। और बाइडेंटेट लिगेंड स्टेबल क्यों है, क्योंकि वो यहां पे ईएन जो है वो रिंग फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम बेटा चिलेट भी बोलते हैं। जहां चिलेट बनता है, रिंग बनता है, एंट्रोपी कम होने से स्टेबिलिटी आती है। फोर्थ, आगे आगे बढ़ जाते हैं सर। नेक्स्ट, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, एरोमेटिक सिटी पूछी गई है यहां पर। ध्यान से देखिए, इसने एक लाइन बोली है और लाइन बोली है इसने द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विच ओबेस हकल्स रूल। हकल्स रूल का सिंपल सा मतलब है कहीं ना कहीं वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। और क्या यही एक एरोमेटिक कंपाउंड की पहचान है? इसका मतलब जो भी एरोमेटिक कंपाउंड होगा क्या वही आंसर में हमें काउंट करना है। क्या मुझे पहला क्लियरली दिख रहा है कि ये एक बेंजीन रिंग 10 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन इसका मतलब है कि n की वैल्यू 2 रख दें तो ये हकल्स रूल को फॉलो करेगा। अच्छा, मैं सेकंड की बात करूं, क्या ये रिंग है, रिंग के बाद क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4 एंड 2, 6, क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन इसका मतलब ये भी इसे फॉलो कर रहा है? थर्ड ऑप्शन की बात करें, क्या थर्ड ऑप्शन में ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है? अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन तो हकल्स रूल को फॉलो नहीं करता, इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए था। क्या एग्जैक्टली फोर्थ ऑप्शन में भी आपको 4 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था। फिफ्थ ऑप्शन की बात करें तो क्या ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है? ध्यान से देखिए बेटा, पॉजिटिव पाई बॉन्ड, क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन है? और 2 पाई इलेक्ट्रॉन इसका मतलब अगर मैं n की वैल्यू 0 रख दूं तो ये भी हकल्स रूल को फॉलो करेगा, एंड दिस इज अ एरोमेटिक कंपाउंड। 6 की बात करें तो आपको ये बहुत अच्छे से आइडिया है कि ये टब शेप में कन्वर्ट होता है। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, टब शेप में, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है, क्या ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा? अगर मैं बात करूं लास्ट ऑप्शन की, क्या मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर कहीं ना कहीं 14 पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन है? अगर मैं n की वैल्यू अगर 3 रख दूं तो क्या ये भी हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए? और हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए इसका मतलब, अब मुझे बताइए कौन कौन सा ऑप्शन हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है? फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, फिफ्थ एंड 7। तो क्या टोटल नंबर यहां पर 4 आने चाहिए थे? एंड द आंसर गोज टू आंसर इज सेकंड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सर आपका है फिजिक्स। देखो बच्चों, आप लोगों को ध्यान होगा लास्ट में हम लोगों ने एलटीआर किया था केमिस्ट्री का। तो कंप्लीट केमिस्ट्री का जो एलटीआर किया था उसमें जो जो टॉपिक बताए थे हर उस जगह से क्वेश्चन आया है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आया जिस टॉपिक को हम लोगों ने कहा था आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और वही एक टॉपिक ये भी है। देखो, द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीसीज इज रिएक्शन A plus B reversible C plus D are 2, 3, 10 and 6 mole per liter respectively at 300 Kelvin temperature. Delta G standard for the reaction is, आप सबको पता है कि यार डेल्टा जी स्टैंडर्ड पूछ रहा है तो उसका रिलेशन होता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस 2.303 NR log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना? 2.303 RT log इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यार इक्विलिब्रियम की वैल्यू कैसे निकालोगे? ये सारा का सारा कंसंट्रेशन कहां पे दिया है? इक्विलिब्रियम पे दिया है। तो जब इक्विलिब्रियम पे दिया है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लो। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब 3 और 4th नंबर पे ये प्रोडक्ट है, तो 3 और 4th नंबर पे ये कंसंट्रेशन है। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा समझना, कंसंट्रेशन ऑफ सीओडी, और सीओडी का कंसंट्रेशन ये अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये कैंसिल हो गए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब यहां पर डाल दो यार -2.3032। आर की वैल्यू देखो इन्होंने 2 दी है, और 2 दी है तो यूनिट क्या है? कैलोरी। आंसर भी सारे कैलोरी में है तो इसको हम 2 ही रखते हैं। टी की वैल्यू कितनी दी है? 300। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब हम लोगों को हथियार निकालना चाहिए, ठीक है, और कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए। तो देखो यार कैलकुलेशन करते हैं, 2.3032 इंटू 2 इंटू 300। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो आंसर आता है माइनस का 1381.92 कैलोरी। कैलोरी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आर की वैल्यू आप लोगों ने किस में डाली है? कैलोरी में डाली है, तो आंसर कैलोरी में आएगा। अब ऐसा कोई है, मैच कर लो। तो ये देखो 1381 सिर्फ एक आंसर है, तो बस यही हमारा आंसर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो यार, ये बैलेंसिंग से